हेलो बच्चों। बच्चों अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस के बारे में बात की थी। तो वहाँ हमने बात की थी कि ये दो ऐसे फिनोमिना थे, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज थी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोहर मॉडल ने इन दोनों चीजों को अकाउंट नहीं किया था अपने मॉडल में। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या थी और इनकी हेल्प से फर्दर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। तो बच्चों हम ये तो अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनका करेक्टर कैसा था, ड्यूअल करेक्टर था। हमने कुछ ऐसे फिनोमिना डिस्कस किए थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर को सपोर्ट करते थे और कुछ एक ऐसे फिनोमिना थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे। तो उसी लाइनअप में आगे बढ़ते हुए डी ब्रोगली ने उसी कंसेप्ट को एक्सटेंड कर दिया सब मैटर्स के लिए। उन्होंने कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं, वट एवर मटीरियल पार्टिकल यू सी लाइक अ पेन, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, एक पीस ऑफ स्टोन है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं बिल्कुल रेडिएशन की तरह उनके अंदर भी कैसा बिहेवियर होता है, ड्यूअल बिहेवियर। दे एक्ट लाइक अ वेव और एज ए पार्टिकल, कि उनके अंदर दोनों तरह का बिहेवियर होता है। वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जो एक्सप्रेशन दिया था ये यहाँ दिखाया गया बच्चों कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ ये अकेला पार्टिकल नहीं है। डी ब्रोगली ने कहा इसके साथ क्या एसोसिएटेड होगी, वेव। इसी तरह से ये बॉल दिखाई गई है, मूविंग बॉल है, तो इसके साथ भी क्या एसोसिएटेड होगी, वेव एसोसिएटेड होगी। तो इस वेव को उनके डी ब्रोगली ने इस मैटर पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड थी इसको उन्होंने नाम दिया था मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। तो इस वेव की जो वेवलेंथ है उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, एच ओवर एम वी। यहाँ लैम्डा बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को, और एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद ही होगी, कितनी वैल्यू होती है, 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हमने अपनी पिछले कई वीडियो में ये h की वैल्यू डिस्कस की है। m यहाँ पे क्या है, मास है उस पार्टिकल का, और v क्या है, वेलोसिटी है। हर मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है और उस वेव को हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर है, h ओवर एम वी। h प्लैंक कांस्टेंट है, m यहाँ मास है और v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। ऐसे किया गया तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम वेव मान के चलें तो वेव क्या होती है, वेव के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है वेव की, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और अगर हम उसे पार्टिकल मान के चले तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, वेयर m क्या है बच्चों, m है मास और c हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से h न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। और बच्चों आपको पता ही है कि c हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, c इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू। तो यहाँ से अगर हम न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो न्यू किसके बराबर आएगा, c ओवर में लैम्डा। तो बच्चों यहाँ जो न्यू की वैल्यू है उसको इस रिलेशन में पुट कर दो तो हमारे पास h न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c ओवर में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक c कैंसल आउट हो गया, लैम्डा को आप उधर ले जाओ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h ओवर में एम सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बच्चों ये इक्वेशन किसके लिए, लाइट के लिए है, कि अगर हम लाइट की वेव नेचर मानते हैं तो एनर्जी एच न्यू के बराबर, लाइट की पार्टिकल नेचर मानते हैं तो एनर्जी किसके बराबर है, एम सी स्क्वायर के बराबर है। अगर यही लाइट की जगह हम कोई भी जनरल मैटर मान रहे हैं और उसकी स्पीड, उसका मास m है लेकिन उसकी स्पीड c ना होके v है, तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर में m v, वेयर हमारे पास h प्लैंक कांस्टेंट, m मास उस पार्टिकल का और v क्या है, वेलोसिटी है। उसके बाद हम चलते हैं
तो बच्चा जो डी ब्रोगली ने कहा था कि हर मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव करेक्टर एसोसिएटेड है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ये पेन है, हमें इसके साथ कोई वेव करेक्टर नहीं नजर आ रहा, कोई बॉल है तो हमें बॉल नजर आती है, उसके साथ वो वेव करेक्टर नजर नहीं आ रहा। तो अब ऐसा क्यों है कि हमें उसके साथ वेव नेचर तो ऑब्जर्व होती ही नहीं। तो बच्चा अगर हम उसी रिलेशनशिप को ध्यान से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, एच ओवर में एम वी। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो लैम्डा और एम ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। जैसे हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, काफी कम, कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, बहुत कम मास है। मास कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो इसकी ये जो वेव दिखाई है काफी लंबी वेव, काफी जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ ये न्यूक्लियस दिखाया है, यहाँ एक मॉलिक्यूल दिखाया है, जैसे जैसे मास देखो इस साइड जा रहे हैं, यहाँ एक ह्यूमन बीइंग दिखाया है, यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई है, मास हम इस साइड से, हम अगर लेफ्ट साइड जाते जाएंगे तो मास क्या करता जा रहा है, मास इंक्रीज करता जा रहा है। और मास इंक्रीज करने के साथ साथ आप ऊपर देखो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। तो यहाँ इन दोनों के बीच का देखो, यहाँ से यहाँ देखें तो वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा, लेकिन इधर जा रहे हैं तो जैसे से इधर जाते रहे यहाँ वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर बिग बॉडीज हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, तो उनके साथ वेव करेक्टर तो एसोसिएटेड है, बट जो वेवलेंथ है इट इज सो स्मॉल टू ऑब्जर्व विद एनी फाइन इंस्ट्रूमेंट। वो इतनी छोटी है कि हम उसे किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो वेव नेचर हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं आती। लेकिन वेव नेचर है बट वेवलेंथ इज स्मॉल टू ऑब्जर्व। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मास काफी कम है, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल होगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चले। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी वेव नेचर है इसको फर्दर एस्टेब्लिश किया गया इस डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से। तो बच्चों जब ना इलेक्ट्रॉन बीम का पैटर्न नोट किया तो इसका ये जो पैटर्न आ रहा था डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न था। तो एक्सरे क्या है, वेव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बीम भी का पैटर्न उसी तरह से आ रहा है जैसा कि एक्सरेज का पैटर्न आ रहा है। तो उसी लाइनअप पे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक वेव है। इसी तरह से पार्टिकल नेचर के बारे में हम देखें तो उसकी पार्टिकल नेचर को भी कई फिनोमिना प्रूफ कर रहे थे, जैसे सिंटिलेशन था कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो क्या निकलती थी, ग्रीन कलर की स्पार्क। अगर एक पार्टिकल है तभी वो टकराया तभी स्पार्क निकली। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी बिहेवियर कैसा है, ड्यूअल है। तो कुछ फिनोमिना उसके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं और कुछ फिनोमिना उसकी वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। तो बच्चे वेव में और पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है, देखो बच्चे जो पार्टिकल होता है वो लोकेलाइज्ड होता है, फिक्स होता है, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। एक पर्टिकुलर पार्टिकल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया उसी पर्टिकुलर पोजीशन को कोई दूसरा पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चों वेव होती है वो डीलोकेलाइज होती है, फैली हुई होती है, और एक जगह पर एक वेव है एट द सेम टाइम सेम पोजीशन को दूसरी वेव भी ऑक्यूपाई कर सकती है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये कौन सी वेव है, साउंड वेव है। रूम में लाइट्स भी जल रही हैं तो कौन सी वेव है, लाइट वेव। तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो लाइट बंद हो रही है, नहीं। तो यहाँ दोनों वेव इकट्ठी एग्जिस्ट करती है, लाइट वेव भी है और साउंड वेव भी है। तो पार्टिकल लोकेलाइज होता है, वेव डीलोकेलाइज होती है। एक पर्टिकुलर पोजीशन जो पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेता है उसको कोई दूसरा पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। लेकिन वेव में जो एक पर्टिकुलर पोजीशन वेव ने ऑक्यूपाई की है उसी पोजीशन को दूसरी वेव भी ऑक्यूपाई कर सकती है। या हम इस टर्म में कहें कि वेव क्या करती है, वेव इंटरफेयर कर सकती है। और अगर जो पार्टिकल का हम सम करें वो सिर्फ ऐड होते हैं, लेकिन वेव का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास उसके इंटरफेरेंस का टाइप देखा जाएगा। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वो बच्चों वो वेव ऐड होगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बच्चों वो वेव कैसी होगी, वो वेव सब्ट्रैक्ट होंगी। उसके बाद
तो बच्चों नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों हाइसेनबर्ग ने 1927 में अपना एक प्रिंसिपल दिया था और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही थी, और इतनी जबरदस्त थी कि इसने बोहर के मॉडल की एक तरह से ये लगा लो धज्जियां उड़ा के रख दी थी कि भी आप ये बात कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने ये जो बात कही थी, इन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इन्होंने कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज की, कोई भी माइक्रोस्कोपिक चीज है उसकी दोनों चीजें पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली माप पाना, ये बात एक्यूरेसी के साथ मापना, ये बात क्या है, इम्पॉसिबल है। कि अगर हम एक चीज को एक्यूरेट मापने की कोशिश करेंगे ना, अगर हमने पोजीशन को सपोज एक्यूरेट डिटरमाइन कर लिया, तो इन्होंने कहा कि उसकी मोमेंटम इनएक्यूरेट हो जाएगी, और अगर हमने उसकी मोमेंटम को एक्यूरेट डिटरमाइन कर लिया तो पोजीशन इनएक्यूरेट हो जाएगी। दोनों को एक्यूरेटली एक साथ डिटरमाइन कर पाना ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये हमारे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था। तो बच्चों अगर हम इसे इनकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म में कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, डेल्टा एक्स क्या माप रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कि बच्चों जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी, पोजीशन में जो फॉल्ट था, पोजीशन में जो डिस्क्रिपेंसी थी, इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हमेशा दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किस क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, h बाय 4 पाई से। h आपको पता ही है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, हाइसेनबर्ग इक्वेशन। अब आपको पता है मोमेंटम क्या चीज होती है, मोमेंटम आप यहाँ डेल्टा पी एक्स था, डेल्टा पी एक्स, और आपको पता है मोमेंटम क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम इसकी जगह पे एम वी एक्स पुट करेंगे, आपको पता है मास तो कांस्टेंट ही रहता है, मास तो उन्होंने बाहर निकाला, ये मास कहाँ चला गया, नीचे। तो हमारे पास जो डेल्टा वी एक्स है वो हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो ये एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेल्टा वी जो है वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा एक्स के। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा वी की वैल्यू ज्यादा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू के बारे में बात की थी कि डी ब्रोगली ने जो बात की थी वो जनरलाइज्ड सेंस में कही थी कि हर मटेरियल पार्टिकल की वेव नेचर है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ किसके लिए था, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। उसी तरह से बच्चों हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वैसे तो उनकी जो बात थी वो जनरलाइज थी सबके लिए, लेकिन उसका भी जो सिग्निफिकेंस था वो सिर्फ किसके लिए था, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए था। क्योंकि अगर हम देखें जो अनसर्टेनिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वहां हमने बात की थी कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी मास के, इसी तरह से बच्चों जो अनसर्टेनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज्यादा है, तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मास ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी इतनी कम होगी कि हम उसे डिटरमाइन ही नहीं कर सकेंगे, बहुत थोड़ी है। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए चेक करें जिसका मास कितना है, 10⁻⁻⁻6 किलोग्राम है, तो यहाँ वो वैल्यू पुट की गई है बिल्कुल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी किसके बराबर है, h ओवर 4 पाई m। h की वैल्यू पुट कर दी, 4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी, और मास की जगह कितना पुट कर दिया, 10⁻⁻6। तो बच्चों जो ये अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट आया वो कितना है, 10⁻⁻27। लेकिन अगर हमने यही काम माइक्रोस्कोपी के लिए किया, जैसे इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम है, तो वहां सेम प्रोसेस करने पे अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा है। यहाँ अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कम है और यहाँ अनसर्टेनिटी तो हम पाथ एक्यूरेटली ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का पाथ हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो किसी भी चीज को देखने का प्रोसेस क्या होता है, देखने के लिए क्या चाहिए होती है, आप कहोगे आंखें चाहिए होती हैं नहीं, आंखों के साथ भी हमें एक और चीज चाहिए होती है। सपोज आपका कोई आपका आपसे ना एक कॉइन है वो बेड के नीचे गिर गया है,
तो आपको उसको देखना है, तो आप नीचे जब देखते हो आपको नजर नहीं आता, तो आपको एक हेल्प लेनी पड़ती है, आपको टॉर्च चाहिए होती है। आप नीचे जाते हो क्योंकि वहां तक रोशनी पहुंच ही नहीं, आप टॉर्च यूज करते हो। टॉर्च की लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होती है, आपकी आईज में पड़ती है, आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो देखने का ये प्रोसेस होता है कि हमें लाइट भी चाहिए और आईज भी चाहिए। वो उस ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लाइट जब स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को भी देखना है तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, लाइट। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखाया कि ये लाइट, हम इस अगर इस इलेक्ट्रॉन के को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या डालनी पड़ेगी, इसके ऊपर लाइट रेडिएशन। वो यहाँ स्ट्राइक करेगी और हम उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। तो मुझे जब लाइट आती है, स्ट्राइक करती है, तो होता क्या है। अब लाइट आपको पता है क्या है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। एक पार्टिकल आगे जोर से एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को टकरा रहा है, तो जब वो उसके साथ टकराता है ना, तो वो जब वो इसको हिट करेगा तो वो उसकी पोजीशन को और उसकी स्पीड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे बच्चों यहाँ दिखाई, ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये उसका एक्सपेक्टेड पाथ था, उसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन लाइट आई, एक पार्टिकल ने ऐसे इसको हिट किया तो इसने, जैसे कोई भी आप चल रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल ऐसे चल रहे हो, सडनली कोई आपको इधर से आके धक्का देता है और बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन, हैवी पर्सन धक्का देता है, तो आप क्या हो जाओगे, आप चल ऐसे रहे थे लेकिन आप थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाओगे क्योंकि हिट किया है। तो यहाँ पे भी फोटोन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत माइक्रोस्कोपिक है और फोटोन एक पार्टिकल है, जैसे उसने इसको हिट किया तो ये इसका पाथ क्या हो गया, अब इसे एक नया पाथ मिल गया, उसके बाद ये अपना फिर से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन कम से कम चेंज हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो लाइट यूज कर रहे हैं, अगर हम एक ऐसी रेडिएशन यूज करेंगे जिसकी वेवलेंथ स्मॉलर होगी, कैसी होगी, स्मॉलर होगी, तो हमारे पास, अगर हम ऐसी रेडिएशन चूज करना चाहेंगे कि जिसकी वेवलेंथ स्मॉलर है, छोटी है, तो हमारे पास पोजीशन एक्यूरेट आएगी। लेकिन अगर हम देखें, आपको पता है ये डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है, एच ओवर एम वी, एम वी को मैं मोमेंटम ही लिख दूं तो एच ओवर पी। तो ये एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी, हमने लाइट तो यूज कर ली ऐसी जिसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, वेवलेंथ कम है तो पोजीशन हमारी एक्यूरेट आ जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, उसकी मोमेंटम बच्चों ज्यादा होगी। और बच्चों अगर मोमेंटम ज्यादा होगी तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, और जब ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगी, मोमेंटम उसकी अनसर्टेन हो जाएगी। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो आएगी वो कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। तो अगर हमने एफर्ट किया पोजीशन एक्यूरेट डिटरमाइन करने के लिए, अगर हमने वेवलेंथ कम ली तो मोमेंटम क्या होगी, मोमेंटम इनएक्यूरेट होगी। और अगर हमने मोमेंटम, हम एक्यूरेट मापना चाहते हैं तो हम सोचेंगे ज्यादा वेवलेंथ वाली लें, ज्यादा वेवलेंथ वाली लेंगे तो पोजीशन कैसी हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। तो इसलिए दोनों चीजों को एक साथ एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाना वो इम्पॉसिबल है। हम कभी भी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हमारा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। उसके बाद हम आगे चलें तो बच्चों ये दो चीजें जब थी, अब हमें पता चल गया कि हम पाथ की तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्लीटली रूल आउट दी बोहर मॉडल। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल नहीं है, कैसा है, वेव है। तो इन दोनों बातों ने हमें हेल्प की थी टू डिजाइन अ न्यू मॉडल विच इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।